डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी की। एक्यूट किडनी इंजरी वर्ड टेल्स यू अबाउट द डिजीज़ के कोई सडन इंजरी हुई है किसकी, किडनी की, और सडन जो है लॉस है विच इज़ मोस्टली रिवर्सेबल होता है। इसका दूसरा नाम एक्यूट किडनी फेल्योर भी है। एक्यूट किडनी AKF के वर्ड से भी इसको लोग बुलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है एक्यूट किडनी इंजरी की? इट डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर देयर इज अ सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। पहली बात, जो भी आपसे पूछे एक्यूट किडनी इंजरी की डेफिनेशन, तो क्या होगा? सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। रिवर्सिबल भी होंगे और सडन भी होंगे। कब होते हैं? डेज और वीक्स में हो जाते हैं, ये कंडीशन होती है। और साथ में इनके साथ एन्यूरिया हो जाता है, मतलब पेशेंट का जो यूरिन फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कॉजेज़ कौन कौन से हैं इसके? कॉजेज़ प्री रीनल कॉजेज़ आते हैं, रीनल कॉजेज़ एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़। प्री रीनल कॉजेज़ में डिवाइडेड लोकल कॉज और सिस्टमिक कॉज। लोकल कॉज में आपका हाइपोवॉलीमिया आ जाता है, ठीक है। कोई जो है रीनल कंडीशन है, ऑक्लूजन है, वेस्कुलर ऑक्लूजन है, वो आ सकती है, ठीक है। कोई वेस्कुलाइटिस हो रहा है, उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। सेप्टिक शॉक में है पेशेंट, जिसकी वजह से प्रीरीनल कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। और सेरोटिक है या हेमरेज हुआ है। समटाइम सर्जरी की पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए और रीनल शट डाउन हो जाती है, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो ये दीज आर दी कॉज ऑफ प्रीरीनल डिजीज़। रीनल में कौन कौन से आएंगे? मीन्स कि रीनल का मतलब है कि विद इन द किडनी कोई प्रॉब्लम है, जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ सकता है, ट्यूबुलर डिजीज़ जिसमें ATN एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और इंटरस्टिशियल डिजीज़ आ सकती हैं, ठीक है। ड्रग इंड्यूस नेफ्राइटिस आ सकता है, सिस्टमिक इंड्यूस नेफ्राइटिस आ सकता है इसमें, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आते हैं रीनल डिजीज़ में। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में आपकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, आइदर यूरेटर में है या ब्लैडर में है, कोई मास पड़ा हुआ है, कोई मैलिग्नेंसी पड़ी है जो यूरेटर और यूरेथ्रा में जो है ऑब्स्ट्रक्ट करवा रही है और यूरिन को बॉडी से आउट होने से रोक रही है। प्री रीनल का मतलब क्या है? व्हेन परफ्यूजन टू द किडनी इज रिड्यूस। परफ्यूजन कम डिक्रीज होगी जब उसको ब्लड नहीं पहुंचेगा, जब उसको फिल्ट्रेशन या फिल्टर्ड नहीं पहुंचेंगे जो फिल्टर होना है। तो कौन कौन सी कंडीशन में बात की थी कि सेप्सिस में हो सकता है, ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन, वेस्कुलर ऑक्लूजन में हो सकता है और कार्डियक फेलियर में हो सकता है। पेशेंट आपके पास जो मोस्ट सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स साथ आता है, उसमें वोमिटिंग, डायरिया की हिस्ट्री के साथ हमेशा आता है आपके पास पेशेंट, और या पेशेंट की पोस्ट सर्जिकल एन्यूरिया की कंप्लेन होती है। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। थर्ड, कोई सर्टेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा हो या कोई ऑक्लूजन हो, रीनल आर्टेरियल ऑक्लूजन हो, जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में लैंड कर सकता है। एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या देखना है पेशेंट का? फिजिकल साइंस ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखनी है, टैकीकार्डिक देखना है, टैकीकार्डिक है या नहीं है, जुगुलर वीनस प्रेशर कितना है वो हम मेजर करते हैं। इसके पेशेंट की लुक कैसी है, ट्रगर कैसा है, स्किन डिहाइड्रेशन साइन तो नहीं मिल रही पेशेंट की, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई तो नहीं है। दीज आर दी साइंस ऑफ दी डिहाइड्रेशन, ठीक है, जो आपको प्रीरीनल एजोटीमिया या प्रीरीनल फेल्योर में मिलती हैं कॉमनली। उसके बाद हम बात करेंगे रीनल डिजीज़ की। जो रीनल डिजीज़ होती है वो मैंने बात की प्राइमरी डिजीज़ होती हैं इन द किडनीज़ में, जिसमें हमने दो बातें करनी है। एक तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की बात करनी है, दूसरी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की बात करनी है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि आपकी जो ट्यूब्यूल्स होती है ना नेफ्रॉन की, उसमें अंदर ही जो है वो शेडिंग होती है, नेक्रोसिस होती है। डेड सेल हो गए, शेडिंग हो गई, वहीं पे जो है वो शेड सेल रह जाते हैं जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं या रीनल इंजरी कॉज करवा सकते हैं। और इंटरस्टिशियल डिजीज़ क्या होती है? इंटरस्टिशियल डिजीज़ में आपको जो है इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन मिलती है ड्यू टू इन्फेक्शन, सर्टेन ड्रग्स, और कोई आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन भी मिल सकती है या आपको जो है कोई अदर कंडीशन जिसकी वजह जो इफेक्ट करे इंटरस्टिशियल पे, विच इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन द किडनी और रीनल डिजीज़ करवाए और रीनल शट डाउन करवा दे।
अब हम बात करेंगे एटीएन की। सबसे पहले एटीएन और एटीआई एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल ट्यूबुलर एपिथेलियल नेक्रोसिस एट मल्टीपल पॉइंट्स अलोंग द नेफ्रॉन विद लार्ज स्किप लीजन्स। तो ये पिक्चर हमने पहले भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये दूसरी पिक्चर है जिसमें बता रहा है कि स्किप से लीजन से मिलेंगे और शेडिंग मिलेगी आपकी एपिथेलियल लेयर की इन दी ट्यूब्यूल्स में। और ये मोस्टली कौन कौन से पार्ट पे ये इफ़ेक्ट करती है, एटीएन कॉज करवाती है। एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे इफ़ेक्ट होता है इसका, ये डिजीज़ मोस्टली इफ़ेक्ट करती है, और दूसरी असेंडिंग थिक लिम्ब ऑफ द रीनल मेडुला और लूप ऑफ हैंडले पे ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, कॉज करवाती है। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलेगी, जब कोई जो है शेडिंग होगी तो आपको कास्ट फॉर्मेशन होगी। कास्ट में हाइलीन कास्ट और पिगमेंटेड कास्ट आपको इन पेशेंट में मिलती है मोस्टली। कॉजेज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि प्रोलॉन्ग रीनल स्टेट में हो पेशेंट, प्री रीनल स्टेट में हो, या सेप्सिस में हो, या टॉक्सिक इंजरी हो। सर्टेन ड्रग्स टॉक्सिक होती हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, सिस्प्लास्टिन जो हम लोग कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं, टिनोफेवर और मेथोट्रेक्सेट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं, और आयोडीन कंट्रास्ट, और जो हम लोग मोस्टली सिटी स्कैन्स में हम यूज़ करते हैं आयोडीन कंट्रास्ट, और अदर जगह पे हम यूज़ करते हैं स्पेशली क्वाइटर वगैरह के लिए हम आयोडीन जो है ना थेरेपी यूज़ करते हैं। अदर कंडीशन में रेब्डोमाइलोसिस, स्नैक बाइट और सर्टेन फ्रूट्स जो है वो भी रीनल शट डाउन करवा सकते हैं, जिसमें अमेंडिया मशरूम्स जो होते हैं वो मोस्टली कॉज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की। TIN और AIN जिसको बोलते हैं, जिस ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है इन्वॉल्व करती है इन्फ्लामेटरी इंजरी ऑफ द ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल पार्ट को, किसी इन्फ्लामेशन की वजह से इंजरी हुई हो, ठीक है, वो इंसीडियस होती है और जो है ये कंडीशन कॉज करवाती है एजोटीमियाज, मतलब कि अभी कोई परसिस्टेंट कोई डिजीज़ चल रही हो पहले किडनी की, एन्यूरिक हो पेशेंट। डिजीज़ में कौन से थे, पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन जो है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन कॉज ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस आती हैं, सर्टेन ड्रग्स जिसमें एंटीबायोटिक पेंसिलामीन्स आती हैं, सेफ्लोस्पोरेंस आती हैं, सर्टेन पेनकिलर्स आती हैं, एक्यूट हाइपरटेंसिव इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एनाल्जेसिक्स, ये ड्रग्स जो है ये आपकी जो है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवाती हैं। सर्टेन मेटाबॉलिक और मेटलिक सब्सटेंस जैसे लीड, कैडमियम, ये भी करवा सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें यूरिन नेफ्रोपैथी, हाइपरकैल्सिनोसिस, एक्यूट फॉस्फेट नेफ्रोपैथी, हाइपोकैलेमिक नेफ्रोपैथी, ये भी जो है कंडीशंस आपकी ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा सकती हैं। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में आपको मोस्टली इन्फ्लेमेशन मिलेगी, ल्यूकोसाइट और इसिनोफिलिक और लिम्फोसाइट्स का जो है लिम्फोसाइट्स आपको मोस्टली मिलेंगे इन पेशेंट्स में, ठीक है। और साथ में जो है आपको क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की वजह से इंजरी हो रही है, तो इसमें आपको SH कोई नेक्रोसिस कास्ट नहीं मिलेगी, बट किसी पेशेंट में आपको इसमें कास्ट मिल जाती है, इसिनोफिलिक कास्ट मिल जाती है इनमें भी। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, विच इज़ डिवाइडेड इनटू दी इनिशियल फेज, मेंटेनिंग फेज और रिकवरी फेज। इनिशियल फेजेस में हमेशा आपके पास जब पेशेंट्स आएंगे वो कम सिम्टम्स साथ आएंगे, जैसे हमने बात की थी प्रीरिनल की, कि प्रीरिनल में वो वॉमिटिंग डायरिया की हिस्ट्री के साथ आएंगे और साथ में उसको जो है सिम्टम्स होंगे या डिहाइड्रेटेड पेशेंट होंगे और रीनल मार्कर्स बढ़े हुए होंगे। इसमें भी आपको जो है पेशेंट आइदर सर्जरी के बाद सिम्टम्स को बढ़ना शुरू हो जाते हैं पेशेंट के, या पेशेंट जो है कोई सडन ड्रग या कोई चीज़ ली है जिसकी वजह से उसको जो है पेशेंट को जो है एन्यूरिया हो रहा है, और पेशेंट जो है वाइटली स्टेबल तो है बट जो है सिम्टम्स जो उसके मिल रहे हैं हमें, जिसमें एन्यूरिक मिल गया है या क्रेटिनिन लेवल मिल सकते हैं पेशेंट के, और पेशेंट जो है प्रेशर ड्रॉप्स हो सकते हैं जिसमें, और जुगुलर वीनस ड्रॉप हो सकता है, टैकीकार्डिक हो सकता है पेशेंट। तो ये आपको इनिशियल सिम्टम्स मिलते हैं। मेंटेनिंग फेज क्या होता है, जिसमें आपको पेशेंट के यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ मिले और परसिस्टेंट डिक्रीज़ मिले, मतलब कि ऐसे ना हो कि थोड़ा सा एक दिन डिक्रीज़ हुआ सेकेंड डे बढ़ जाए, और साथ में आपको वॉल्यूम ओवरलोड मिले, पेरिफेरल एडिमास मिले आपको, ठीक है, हाइपरकैलेमिक सिम्टम्स और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट हो। तो ये दीज आर दी मेंटेनिंग फेज़, और जो आपके सेंट्रल फेज़ जिसे बोलते हैं। रिकवरी फेज़ में इसका यूरिन आउटपुट जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, बट अभी भी पेशेंट इतना उसकी इंजरी होती है कि वो उसका वाटर लॉस और
जो है ये सॉल्यूट लॉस रहता है और इनमें खतरा होता है पेशेंट में कि इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है बिकॉज ऑफ दी हाइपरकैलेमिया कन्वर्ट इनटू दी हाइपोकैलेमिया। पोस्ट रीनल की हमने बात की थी। पोस्ट रीनल मतलब कि आपकी किडनी के में यूरिन तो फॉर्म हो गया, अब वो जिस वे से जिस पाथवे से इसको निकलना था वो पाथवे इसका ब्लॉक है। उस ब्लॉक में हमने बात की थी कि कोई कैल्कुला पड़ा हुआ है, यूरिनरी कैल्कुला यूरेटर में, या यूरिथ्रल वॉल स्ट्रक्चर है, या यूरिनरी ब्लैडर ओवरग्रोथ है कोई, या कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है। स्पेशली मेल्स में प्रोस्टेटिक ट्यूमर्स कॉमन है 60 ईयर्स के बाद, ठीक है। और फीमेल में सर्वाइकल कोई कैंसर पड़ा हुआ है, या कोई यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। मेटल स्टेनोसिस और फिमोसिस भी जो है AKI करवा सकती हैं, मगर वो रेयर कंडीशन है। कॉमन कंडीशंस में आपकी आइदर यूरिनरी कैल्कुला है या रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस है। मोस्टली ये दो डिजीज़ हैं जो आपको पोस्ट रीनल फेल्यूर की तरफ ले जाती हैं, इंजरी की तरफ ले जाती हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवा सकते हैं हम इन पेशेंट्स में? नॉर्मली इन पेशेंट्स में जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं उसमें यूरिया, क्रेटिनिन लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स करवाते हैं। अगर पेशेंट्स जो है आपके पास एडमिट हुआ है विद दी जो है हाइपरकैप्निया है या दूसरे सिम्टम्स साथ हैं तो हम उसमें एबीजीज करके पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट्स को और जो एसिडिटी को देख लेते हैं कि अल्कलोसिस और एसिडोसिस में नहीं है पेशेंट। मोस्टली पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कॉमन देन दी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसके अलावा हम यूरिनरी क्रिएटिनिन रेशो चेक कर सकते हैं, यूरिनरी सोडियम एंड ऑस्मोलिटी चेक करते हैं। यूरिनरी सोडियम और ऑस्मोलिटियम जो है उसमें मोस्टली अगर पेशेंट जो आपके पास वोमिटिंग के साथ आ रहा है और हाइपोनेट्रेमिया के सिम्टम के साथ आ रहा है पेशेंट तो चेक करें। एन ए प्रोफाइल जब हम यूरिया क्रेट और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं उसके बाद हम एन ए प्रोफाइल करवाते हैं, जब ये नॉर्मल सारी चीज़ें नॉर्मल हमें मिलती हैं। तो यूरिन डीआर में हमने बात की थी कि यूरिन डीआर हम क्यों करवाते हैं कि हमने पेशेंट के आरबीसीज और ब्लड सेल्स देखने होते हैं, पस सेल्स देखने होते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा या कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि आरबीसीज हमेशा आपको ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बारे में स्पेशली नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में बताती हैं। अल्ट्रासाउंड और सिटी पाइलोग्राम कब करवाएंगे हम? अल्ट्रासाउंड और सिटी पाइलोग्राम हम करवाते हैं यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में या पोस्ट रीनल फेल्यूर में पेशेंट हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी है या कोई ट्यूमर है या कोई स्टोन है तो हम ये चीज़ें करवाते हैं रेडियोलॉजिकल कंडीशन। दिस इज दी चार्ट और टेबुलर फॉर्म ऑफ दी पेरिनील एंड रीनल डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगी? अगर पेरिनील AKI आप किसी पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी यूरिनरी सेडिमेंट क्या मिलेगा? नॉर्मल होगी या एपिथेलियल सेल कास्ट होगी या हाइलिन कास्ट आपको पेरिनील डिजीज़ में मिल सकती है। यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पेरिनील में आपको जो है मोर देन 1.02 की होगी और रीनल में लेस देन 1.02 की होगी। यूरिनरी सोडियम जो है प्री रीनल में लेस देन 20 का होता है और रीनल में मोर देन 40 का होता है। तो ये एक ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये प्री रीनल कंडीशन है या रीनल कंडीशन है, ठीक है। और इजेक्शन जो फ्रैक्शनल सोडियम होता है वो लेस देन 1% होता है पेरिनील AKI में और रीनल में जो है मोर देन 2 होता है। यूरिया लेवल्स जो होती हैं वो लेस देन 35 होती हैं पेरिनील कंडीशन में और रीनल में 35 से ऊपर होती हैं, वो 50 तक से भी ऊपर चली जाती हैं। यूरिनरी ऑस्मोलिटी डिफ्रेंशिएशन है, रीनल में जो है लेस देन 350 होगा जबकि पेरिनील में मोर देन 500 होगा। प्लाज्मा BUN जिसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बोलते हैं वो मोर देन 20 पेरिनील में होता है और 15 रीनल में होता है। तो ये एक फिक्स वॉल्यूम्स हैं। अगर आपको ये आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेरिनील डिजीज़ में आपको क्या वो क्लिनिकल पिक्चर मिलेगी या लेबोरेटरिकल पिक्चर मिलेगी, फाइंडिंग्स मिलेंगी और रीनल में क्या मिलेंगी। तो इस इजी वे अगर आप इन चीज़ों को जो है माइंड में रख लें तो वो चीज़ आपको ई पेपर्स में इजी से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस मैनेजमेंट की। डायग्नोसिस की तो हमने बात कर ली थी, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहा है और पेशेंट आपको पता है कि ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक हैं तो आप उसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है। अगर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया में है, वॉल्यूम कम है तो सब वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज़ करोगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करोगे। तो कह रहा है करेक्ट हाइपोवॉल्यूमिया इन ऑप्टिमाइज सिस्टमिक
हीमोडायनामिक स्टेटस विद आइनोट्रोपिक ड्रग इफ़ नेसेसरी। क्या करोगे आप, अगर पेशेंट की सिम्टमेटिक स्पेशली हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया में है, तो स्पेशली हाइपरकैलेमिया में है तो पेशेंट की मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन आप करते हो, ग्लूकोनेट से ग्लूकोज इंसुलिन आप देते हो हाइपरकैलेमिक पेशेंट में, ठीक है। और एडमिनिस्टर करते हो सोडियम बाइकार्ब एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए। वैसे नॉर्मल सेलाइन से अगर सोडियम बाइकार्ब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और इतनी वो रेंज नहीं है तो आप नॉर्मल सेलाइन से भी आप मैनेज कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा नहीं हो पा रही मैनेज तो आप जो उसमें सोडियम बाइकार्ब्स देते हो, ठीक है। डिसकंटिन्यू पोटेंशियली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स की हम बात कर ली थी, ठीक है। फ्लूइड्स इसमें आप नॉर्मल सेलाइन या हार्टमैन सॉल्यूशन देते हो मोस्टली इन पेशेंट में, और जो इनसेसिबल लॉसेस हैं उनको आप कवर करते हो पेशेंट के, ठीक है। पेशेंट का बॉडी वेट और जो है बॉडी वेट से मेजर करते हो उसके रेगुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स को, न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हो पेशेंट को। पीपीआई एनाल्जेसिक रिड्यूस दी अपर जीआई ब्लीडिंग, तो आप पीपीआई में ये देते हो अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट की तो। और स्क्रीन करते हो इंटरकरेंट या रिकरेंट इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट्स पीपीआई में एकेआई में जा सकता है, तो उसको आप जो है रूल आउट करोगे और मैनेज करोगे विद एंटीबायोटिक्स। तो डॉक्टर्स हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।